हेलो दोस्तों, ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इसमें हम आज देखेंगे 18वां भाग। इसके पहले वीडियो में हमने मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समजात गुणसूत्र कैसे होते हैं और कैसे कोई संतान लड़की या लड़का पैदा होता है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी को दो शब्दों को कहा गया है, एक मधुमक्खी एनसीईआरटी में हिंदी लिखा है, दूसरा इसका हिंदी लिखा है मधुप, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। यह यूपी बोर्ड और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मधुमक्खी का, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। अब आते हैं इस टॉपिक पे और बिंदुवार से समझते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जो पहला पॉइंट है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण गुणसूत्र की संख्या व पोषण के ऊपर निर्भर करता है। यानी उसमें गुणसूत्र कितने हैं उसके अंडे में, तो ये निर्धारित करेंगे कि नर होगा कि मादा होगा या श्रमिक होंगे। और उस अंडे को पोषण कितना मिल रहा है, उसको खाना कैसे मिल रहा है उस मधुमक्खी के छत्ते में, तो यह भी निर्धारित करता है कि वह उनका लिंग या वो किस भाग में जाएंगे। तो अगले पॉइंट को देखते हैं। मधुमक्खियों कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली है उसको हम क्या कहते हैं, रानी मक्खी। जो दूसरा प्रकार है वो है श्रमिक, जिनको वर्कर कहते हैं। तीसरा है नर मक्खी, जिसे हम ड्रोन कहते हैं। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और एक एक बिंदु को हम समझते हैं। रानी मक्खी जो होते हैं छत्ते में एक होती हैं, इनका आकार बड़ा होता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32। उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और रानी मक्खी क्या होती है, द्विगुणित होती है। श्रमिक का काम होता है बाहर फूलों से शहद एकत्रित करके छत्ते में रखना। यह किसी भी प्रकार के निषेचन में भाग नहीं लेती। इनका सिर्फ मेन काम होता है, इनको वर्कर कहते हैं। ये बाहर फूलों से शहद लाती हैं और छत्ते में एकत्रित करते हैं। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और ये क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब बात आती है नर मक्खी की। नर मक्खी क्या होते हैं, यह भाग लेते हैं किस में, निषेचन में भाग लेते हैं। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और ये क्या होते हैं, अगुणित। तो यहाँ बार बार शब्द आ रहा है द्विगुणित अगुणित। ये द्विगुणित अगुणित क्या होता है, तो यहाँ हम समझते हैं। और आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि द्विगुणित को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिप्लॉयड, और अगुणित को क्या कहते हैं, हैप्लॉयड। अगर आप इन मधुमक्खी के उदाहरण से न समझ पा रहे हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक कोशिका में। और अगर जोड़े की बात कहें तो इनमें कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। तो जब गुणसूत्र किसी भी कोशिका में 46 होते हैं तो कहा जाता है कि यह जो कोशिका है वो द्विगुणित है, डिप्लॉयड है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो 46 के कितने जोड़े बने, 23। और जब जोड़े बने होते हैं, अब ये जोड़े क्या होते हैं, जैसे आप मौजा पहनते हैं तो मौजे क्या होते हैं, दोनों एक कलर के होते हैं, एक डिज़ाइन के होते हैं, तो वो जोड़े कहलाते हैं। तो उसी तरीके से गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनको हम होमोलॉगस गुणसूत्र कहते हैं, वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं वो द्विगुणित कहलाते हैं। यानी जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं उनको द्विगुणित, डिप्लॉयड या 2n कहते हैं। तो यहाँ दिमाग में आ रहा होगा कि यन किसे कहते हैं। यन होता है कि जो सिंगल पेयर ऑफ गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़े में से एक जो जोड़ा होता है अकेला वाला, कोशिका में एकल गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, n कहलाती है। अगर यही जो कोशिकाएं, ये जो जोड़े हैं वो अलग हो जाएं, ध्यान से समझिएगा, जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो ये जो 46 होते हैं वो 2 जोड़े में टूट जाते हैं, 23 और 23 में। और जो 23 और 23 में टूटते हैं यही क्या कहलाते हैं, अगुणित, हैप्लॉयड कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब पूरे गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में, जोड़ों में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम द्विगुणित कहते हैं। और जब ये जोड़े में नहीं पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अगुणित।
और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, 2n और n से करते हैं। अब बात आती है कि निषेचन कैसे होता है मधुमक्खियों में। तो आपको बता दें कि रानी मक्खी में क्या होता है, आपको भी पता है ये मादा है, तो मादा होने से इसमें किसका निर्माण होगा, अंडाणुओं का निर्माण होगा। तो रानी मक्खी क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन। हमने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि जब कभी भी गैमीट का निर्माण हो, युग्मक का निर्माण होता है, तो एक महत्वपूर्ण विभाजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में इसको मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, यह जनन अंगों में पाया जाता है जिससे रानी मक्खी के अंदर एक अगुणित अंडाणु और दूसरे अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्या है, ये गैमीट है। अब क्या होता है, और साथ में आपको भी पता है कि छत्ते में नर मक्खी भी होते हैं, और नर मक्खी के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 16। ये पहले से ही आधे हैं क्योंकि मादा में कितने हैं, 32, तो नर में कितने हैं, आधे। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नर मक्खी होती हैं, जिनको हम ड्रोन कहते हैं, इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है। और समसूत्री विभाजन आपको भी पता है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। अगर 16 है तो जो शुक्राणु बनते हैं नर मक्खी में, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16। अब क्या भी है, इधर शुक्राणु बन गए नर मक्खी में, रानी मक्खी में अंडाणु बन गए। तो किसकी प्रोसेस होती है, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन होगी। तो निषेचन के समय नर मक्खी इस अंडाणु में अपने शुक्राणु को देता है, और जब 16 अंडाणु के गुणसूत्र और 16 शुक्राणु के 16 मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, 32 गुणसूत्र वाला अंडा विकसित होता है। यही अंडा आगे चल के किस में बदल सकता है, रानी मक्खी में बदल जाएगा, या किस में बदल जाएगा, श्रमिक में। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये रानी मक्खी में क्यों बदल रहा है और श्रमिक में भी कैसे बदल रहा है। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि यदि उस अंडे को पोषण बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से पोषण मिलेगा, तो वह तब्दील हो जाएगी किस में, रानी मक्खी में। यदि उस अंडे को पोषण नहीं दिया गया तो वह किस में बदल जाएगा, श्रमिक में। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि पोषण भी निर्धारित करता है कि मादा होगा कि श्रमिक होगा। अब क्या होता है, रानी मक्खी बन जाएगी, 16 गुणसूत्र मिले, रानी मक्खी मिल गई। और यहाँ पे अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत विशेष है। जो दूसरा अंडा है रानी मक्खी का, इसने तो निषेचन करके रानी मक्खी या श्रमिक बना लिया, लेकिन दूसरे अंडे के साथ होता है क्या, यहाँ पे हम गौर करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो ये वाला अंडाणु है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 16, और इसमें निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई भी शुक्राणु इस अंडाणु से नहीं मिला। और जब कोई भी शुक्राणु इस अंडाणु से नहीं मिलेगा तो होता क्या है, कुछ समय बाद ये स्वतः ही, बिना निषेचन के ही स्वतः ही किस में बदल जाता है, नर मधुमक्खी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब रानी मक्खी का जो एग है, अंडाणु है, वह बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के किस में बदल जा रहा है, नर मधुमक्खी में, ड्रोन में बदल जा रहा है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेचक जनन। क्या कहते हैं, अनिषेचक जनन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन है कि जब कोई भी युग्मक, गैमीट बिना निषेचन के ही किस में बदल जाए, अपने जीव में या किसी शरीर में विकसित होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। कई बार नीट के एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, या फॉर्मेशन ऑफ नर मधुमक्खी यानी ड्रोन, नर मधुमक्खी का जो विकास होता है, निर्माण होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह अनिषेचक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये कंसेप्ट जरूर है, इस पॉइंट को समझते हैं। जब जीव का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है तो इसे अनिषेचक जनन कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है, मधुमक्खी, ये उदाहरण हम देख रहे हैं। और दूसरा क्या, चींटी आदि कीटों में भी इस प्रकार का अनिषेचक जनन देखा गया है। अब एनसीईआरटी में एक अगली लाइन है कि नर मक्खी का विकास सीधे अंडाणु से होता है। आपने देखा सीधा अंडाणु से क्या बना, नर मधुमक्खी बना, यहाँ किसी प्रकार का निषेचन नहीं हुआ। यहाँ पे अगली पॉइंट है, ये लाइन थोड़ा एनसीईआरटी में गलत दी हुई है।
होता क्या है कि उन्होंने जो अनुवाद किया है वो इंग्लिश की बुक से एनसीईआरटी से किया है और एनसीईआरटी में दिया है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर मीन्स होता है दादा या नाना, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या हिंदी में लिख दिया दादा। अब ध्यान से समझते हैं कैसे। वहाँ पे एनसीईआरटी में उन्होंने दादा लिखा है, लेकिन उसकी हिंदी क्या होनी चाहिए, नाना। ग्रैंडफादर का यहाँ क्या होगा, नाना होते हैं, उनके नाना होते हैं। होता क्या, अंडाणुओं से सीधा होने के कारण उनके पिता नहीं होते। ध्यान से देखिएगा कि जो नर मक्खी है, नर मधुमक्खी है, यह सीधा किससे बन रही है, मादा के अंडाणु से बन रही है। यहाँ कोई भी जो है नर मधुमक्खी का शुक्राणु नहीं मिल रहा है, सीधे अंडाणु ही किस में बदल जा रहा है, मादा का, नर मक्खी में। तो यहाँ क्या हुआ कि जो नर मधुमक्खी होते हैं उनके पिता नहीं होते, लेकिन उनके नाना होते हैं। अब ये नाना क्या होते हैं इसको समझते हैं। एनसीईआरटी में दादा हुआ, लेकिन नाना कैसे होंगे इसको समझते हैं। होता क्या है इसको हम देखते हैं कि नर मक्खी और नर मक्खी का क्या शुक्राणु मिला, रानी मक्खी का क्या हुआ, अंडाणु मिला। तो यहाँ पे क्या बनाई, रानी मक्खी, मानते हैं रानी मक्खी बन गई। अब ध्यान से देखिएगा, इस रानी मक्खी से क्या बना, अंडाणु, और ये बिना निषेचित हुआ किस में बदल गया, नर मक्खी। तो ये देखिएगा, ये जो नर मक्खी है ये इसकी क्या कहलाएगी, मम्मी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण रानी मक्खी से हुआ। और इस रानी मक्खी का पिता कौन है, ये नर मक्खी। क्यों, क्योंकि ये इसका पिता ये है, ये माता है। तो आपको भी पता है ये इसका जब ये इसके पिता हुए, ये इसके माता हुए, ये उसकी लड़की हुई, तो ये क्या होगा, ये इसका लड़का हुआ, ये उसकी माता कहलाए। तो ये क्या होंगे, नाना और नानी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या दिया है, दादा होंगे, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, नाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मम्मी है उसकी, और ये क्या हुआ, नाना, और ये क्या होगी, इसकी नानी होगी। तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या होते हैं, उनके नाती हो सकते हैं। तो यहाँ ये नर मक्खी दादा हुआ, तो ये क्या हो, नाना हुआ, और ये क्या होगा, उसका नाती होता है। तो यहाँ पे ये क्लिष्ट शब्द है थोड़ा, जो उन्होंने अनुवाद किया है एनसीईआरटी में, वहाँ पे थोड़ा क्या है, गलती कर दिया है। जैसे क्वेश्चन में क्या था कि लौह उत्पाद या लौह जो उद्योग लगे हुए हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, तो इंग्लिश में उसको आयरन प्लांट कहते हैं। तो उन्होंने कहा दिया कि लौह पौधे कहाँ होते हैं। तो इंग्लिश के अनुवाद में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।